हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारे 11वीं क्लास की जो दूसरी बुक है भारत का भौतिक पर्यावरण, उसमें हमने पहला चैप्टर करा दिया था, दूसरा सिलेबस में से हटा दिया है और तीसरा है अपवाह तंत्र। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे बच्चों, अपवाह तंत्र के बारे में। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो समझने वाली बात है कि अपवाह तंत्र होता क्या है या अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। अपवाह तंत्र का मतलब होता है बच्चों कि किसी भी क्षेत्र में जो जल बहता है, चाहे वो नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा, जल जिस क्षेत्र में होकर के बहता है वह क्षेत्र अपवाह कहलाता है। और उसी क्षेत्र में बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारी नहरें निकलती हैं, तो वो पूरा की पूरा क्षेत्र अपवाह तंत्र कहलाता है। कहने का मतलब इसमें नदियों के बारे में हम बात करेंगे, पूरे नदी तंत्र के बारे में, कौन सी नदी कहाँ कहाँ बहती हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं भारत की, इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे इसी तीसरे चैप्टर में। तो देखिए बच्चों, हम आगे चलते हैं। तो देखिए, आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ, नाले, वाहिकाएँ देखी होंगी जो अतिरिक्त जल बहा कर ले जाती हैं। अतिरिक्त का मतलब होता है जो धरातल से ज़्यादा बचता है। अगर ये वाहिकाएँ ना होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। वाहिका का मतलब होता है कि ये जो जल जिनमें होकर के बहता है, जहाँ होकर के बहता है, वाहिकाओं में होकर बहता है, अगर ये नहीं होती तो पानी नहीं बहता, और पानी नहीं बहता तो पानी आसपास भर जाता और इससे बाढ़ आ जाती। जहाँ ये वाहिकाएँ अवरुद्ध या अस्पष्ट हैं, अवरुद्ध यानी रुकी हुई, अस्पष्ट का मतलब जो क्लियर नहीं है, वहाँ बाढ़ का आना एक सामान्य परिघटना है। हम बॉक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। ठीक है, इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। बहुत सारी वाहिकाएं होती हैं जिनमें होकर के जल बहता है, उनके जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव आदि का परिणाम है। अपवाह तंत्र जो है ये बहुत सारे कारक हैं, इनका परिणाम है। क्या आपके शहर या गांव के पास कोई नदी है? क्या आप कभी वहाँ नौकायन करने या नहाने के लिए गए नदी में? क्या यह नदी बारहमासी है? बारहमासी यानी सदा, 12 मास बहने वाली, या अल्पकालिक है, या वर्षा ऋतु में ही बहती है? पानी अन्यथा सूखी है। क्या आप जानते हैं कि नदी सदैव एक ही दिशा में क्यों बहती है? आपने भूगोल की अन्य 2 पाठ्य पुस्तकों में ढालों के बारे में पढ़ा होगा। ढाल यानी झुकाव या भूमि का एक नीचे ऊबड़ खाबड़ धरातल। तो ढालों के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या आप जल के एक दिशा से दूसरी दिशा में बहने का कारण बता सकते हैं? तो कारण यही है बच्चों, जल क्या है, ऊंचे भाग से नीचे भाग की तरफ बहता है, और जल का ऊंचे भाग से नीचे की भाग की तरफ बहना ही ढाल कहलाता है। उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पूर्व की ओर क्यों बहती हैं? ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो ढाल के कारण ही होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनका एक ही आंसर है ढाल। ढाल के कारण बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित क्यों करती हैं? कहने का मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ ढाल कम है, और पश्चिमी साइड यानी अरब सागर की ढाल, अरब सागर में जो अरब सागर की तरफ जो ढाल है वह काफ़ी ऊंचा है, इसलिए ज़्यादातर नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। और ज़्यादातर नदियाँ ढाल के कारण बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी वाला भाग नीचा है और अरब सागर वाला भाग ऊंचा है। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से, अंडरलाइन कर लेना, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ये नदी अपने आप में जितना जल ग्रहण करके लाती है वो जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है, कैचमेंट। एक नदियाँ उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित। सहायक नदी कौन सी होती हैं बच्चों? जो एक नदी से दूसरी नदी, दूसरी नदी से तीसरी नदी में जुड़ करके होती हैं, वो सहायक नदियाँ कहलाती हैं। ये हम मानचित्र देख सकते हैं भारत का, जिसमें विभिन्न प्रकार की नदियों के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा इस बॉक्स को देखते हैं। देखिए, मुख्य अपवाह प्रतिरूप,
प्रतिरूप का मतलब क्या होता है कि किस तरीके हमें दिखाई देते हैं रूप। तो देखिए, जो अभवा प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हों उन्हें वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। पेड़ की जो डालियां हैं उस रूप में नदियां बहती है, नदी है, तो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं, जैसे कि उत्तर भारत की नदियां। दूसरा है, जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो इसे अर्य प्रतिरूप कहा जाता है। अर्य मतलब साइकिल के पहिए जैसा, कि किसी पर्वत से निकलती नदी और उसकी पर्वत के चारों ओर उसकी नदियां बहती हैं चारों दिशाओं में, वो अर्य प्रतिरूप कहलाता है। जैसे कि अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां इस अभवा प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। तीसरा है, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा ट्रेलिस अभवा प्रतिरूप बोलते हैं। जालीनुमा ऐसे जाली सी दिखाई देती हैं, समकोण पर काटती हैं, ये मिलती हैं। चौथा है, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है तो ऐसे अभवा प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। यानी कहने का मतलब, चारों ओर पर्वतीय क्षेत्र हो और बीच में झील हो और पर्वतों से बहती हुई नदियां झील में आती हैं तो उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय का मतलब होता है सभी दिशाओं से आने वाली नदियां एक स्थान पर मिल जाती हैं। और बाकी का भूगोल के भाग फर्स्ट अध्याय 5 में प्रायोगिक कार्य में इन अभवा प्रतिरूपों में कुछ को ढूंढना है, तो उसमें ये बताया गया है। तो ये मुख्य प्रतिरूप थे कि किस तरीके से नदी के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए, भारत के नक्शे की। तो भारत में बहुत सारी नदियां हैं, हम नदियों के बारे में थोड़ा सा बात करें तो देखिए, छोटी मोटी बहुत सारी नदियां हैं। इधर ये सिंधु नदी है, ये यहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील है यहाँ से निकलती है और ये सीधे जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, सिंधु नदी। इसके अलावा ये 5 नदी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये 5 नदियां पंजाब में होकर के बहती हैं, इसलिए इसे पंजाब कहते हैं। इसके अलावा ये जो ब्लैक लाइन है, ये जल विभाजक रेखा है बच्चों। इस रेखा के दाहिनी ओर जो नदियां बहती हैं वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं और उसके बाईं ओर अरब सागर में गिराती हैं। ये जल विभाजक रेखा है। इसके बाद में गंगा नदी है, यमुना नदी है, शारदा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। इसके अलावा सोन नदी, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, ये सभी नदियां हैं, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं जो गंगा नदी में बहती हुई मिलती हैं। और ये पूरी लंबाई में बहने वाली सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। और गंगा नदी देखिए इस तरीके से बहती है और बहुत ज़्यादा मानचित्र में पूछी गई है गंगा नदी। इस तरीके से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, एक शाखा इसकी बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये गंगा नदी है, इसकी सहायक नदी हम देख सकते हैं। इसके अलावा अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों में एक तो लूनी है, एक माही है, साबरमती, इसके अलावा नर्मदा, ताप्ती, ये नदियाँ हैं। और दक्षिण भारत की नदियों की बात करें तो देखिए बच्चों, दक्षिणी भारत की नदियाँ, उड़ीसा में महानदी है ये। इसके अलावा पेनगंगा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये सभी नदियाँ इस तरीके से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो मुख्य नदियाँ ज़्यादातर पूछी जाती हैं। एक नदी और रह गई है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए ये यहाँ ही से निकलती है, तिब्बत के पठार से, नेपाल के ऊपर से यहाँ से निकलती हुई सीधे ये तिब्बत के पठार यानी चीन में सांगपो के नाम से जानी जाती है। फिर इसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हुई ये असम में आती है और असम से मेघालय की बाउंड्री पर होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी है और इसकी सहायक नदी हैं देहांग, लोहित, स्पीति, ये बहुत सारी नदियाँ छोटी छोटी जो इसमें मिलती हैं आकर के। तो कहने का मतलब ये प्रमुख नदियाँ हैं, इन्हीं के बारे में बच्चों ज़्यादातर मानचित्रों में पूछा जाता है, हाफ ईयरली हो या वार्षिक हो। इन्हीं में से ज़्यादातर गंगा नदी के बारे में पूछा जाता है या ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में या सिंधु नदी के बारे में, और उनको दर्शाने के लिए बोला जाता है। इस तरीके से ये भारत की मुख्य नदियाँ हैं।
अब हम आगे बात करेंगे। तो ये हमारा यहाँ चल रहा था कि एक नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं? जल विभाजक या जल संवर कहते हैं। अभी मैंने बताई थी जल विभाजक रेखा, यानी एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा बाह्य क्षेत्र को जल संवर भी ही कहा जाता है। तो नदी द्रोणी और नदी जल संवर, तो जल संवर तो होता है छोटा एरिया और नदी द्रोणी होती है बड़ी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संवर का आकार छोटा होता है। ये यहाँ पर अंतर हो गया इनमें। नदी द्रोणी एवं जल संवर एकता के परिचायक हैं, यानी एकता में यानी आपस में जुड़े हुए हैं। इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों व पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है, नदी द्रोणी और जल संवर का। इसलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम व बृहद नियोजन इकाइयों व क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अपवाह तंत्र को यानी नदियों को विभिन्न प्रकार के आधार हैं, बहुत सारे आधार हैं जिनके आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर भी समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे दो समूहों में बांटा जा सकता है, यानी महासागरों में जल गिराने के संदर्भ में। पहला है अरब सागर का अपवाह तंत्र, यानी वे नदियाँ जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं वो अरब सागरीय अपवाह तंत्र कहलाता है। दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली तथा सह्याद्री द्वारा विलग किए यानी अलग किए गए हैं। चित्र संख्या 3.1 में भारत के मैप में अभी हमने जल विभाजक रेखा के बारे में बताया था। इस जल विभाजक को एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियाँ शामिल हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं, जबकि 23% क्षेत्र जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार आदि नदियाँ आती हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। जल संवर क्षेत्र के कहने का मतलब ये है कि 77% जो जल है वह है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं, जबकि 23% जो क्षेत्र आता है वह है सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार नदी हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। जल संवर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है, जल ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर। प्रमुख नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, इसमें 14 नदी द्रोणियाँ शामिल हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि हैं, जो परिशिष्ट थर्ड में हम देख सकते हैं। इसके अलावा मध्यम नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में है, जल ग्रहण करने की क्षमता। इसमें 44 नदी द्रोणियाँ हैं, जैसे कि कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि ये कुछ नदियाँ हैं। तो 44 नदियाँ ऐसी नदियाँ। और लघु नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है। इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियाँ शामिल हैं। एक मिनट, शामिल हैं। यदि आप चित्र संख्या 3.1 में देखें तो आप पाएंगे कि अनेक नदियों का उद्गम स्रोत जो है वो हिमालय पर्वत है और भी अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित यानी गिराती हैं। उत्तर भारत की नदियों की पहचान कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है, हमारे भारत का पश्चिमी घाट, और ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती गिराती हैं। दक्षिण भारत की इन नदियों की भी पहचान कीजिए। बाकी का कल पढ़ेंगे बच्चों यहाँ से। आज के लिए धन्यवाद।